नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बदलाव। अपनी बेटी को इतनी छूट देने का क्या फायदा? देखो, अब तक वह नहीं आई। दिया बाती का समय हो गया है, न जाने कहाँ कहाँ मंडराती फिरती है। अभी उसका पिता जीवित होता तो इस तरह से उसे खुली छूट कभी नहीं देता। अधेड़ उम्र की ममता दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी का इंतजार कर रही बहू आरती से कहती है, अभी आती होगी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। काफी शालीनता के साथ आरती ने अपनी सासू माँ को जवाब दिया, सासू माँ, बरसों पहले तेरी इसी लापरवाही की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया, और अब कहीं तेरे द्वारा बेटियों को दी गई छूट की वजह से मैं अपने घर की रही सही इज्जत को न खो दूं। सासू माँ को पता था कि उसका बेटा सड़क हादसे का शिकार हुआ है, परंतु वह हमेशा इस बात का ठीकरा अपनी बहू के मत्थे ही फोड़ फोड़ कर संतोष कर लेती थी। हमेशा यही कहती, यदि उस दिन तुम उसे बाहर जाने से रोक लेती तो आज मेरे घर का चिराग, मेरा इकलौता बेटा मेरे पास मेरे साथ होता। कुछ बोलती क्यों नहीं? मुंह में दही जमाए क्यों खड़ी है? बता ना, कब तक आने का बोल कर गई थी दोनों? कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, फिर जीवन भर समाज में किसी से नजर भी नहीं मिला पाएंगे। सब तो यही कहेंगे ना कि बिन बाप की बच्ची पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। याद रख, बेटी की इज्जत जब चली जाती है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार की इज्जत भी चली जाती है। बेटे बेटी में बड़ा फर्क होता है, जिसे तू आज तक समझना ही नहीं चाहती। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द इन दोनों के हाथ पीले कर दे और मुझे भी चैन से इस दुनिया से विदा ले लेने दे। इतनी भी लापरवाही अच्छी नहीं। मैं तो समझाते समझाते थक गई, परंतु तुम माँ बेटी पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। बस अपनी बेटी को खूब पढ़ाना है, कामयाब बनाना है, यही धुन दिन रात लगी रहती है तुम्हें। बेटा को जन्म नहीं दिया है तुमने, बेटियां हैं वे दोनों पराई अमानत हैं। परंतु तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। ना जाने कौन सा भूत सवार है तुम्हारे ऊपर। हे मुरली मनोहर, अब आप ही इसे कुछ सद्बुद्धि दो। कहते कहते ममता अपने कमरे की ओर जाने लगती है। आरती का लगातार दो बेटियों को जन्म देने की वजह से उसकी सास को हमेशा यही लगता था कि आरती ने उसके वंश के विस्तार पर पूरी तरह से ग्रहण लगा दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि उन बेटियों को खुली छूट देकर जो रही सही इज्जत है उसे भी खत्म करने पर उतारू हुई बैठी है। सासू माँ के मुख से अपने पति का नाम सुनते ही अनायास आरती की आंखें अश्रु से डबडबा जाती हैं। बिना सासू माँ को कोई जवाब दिए वह अपने पति की यादों में खो जाती है। विमलेश, आरती का पति, देखना एक ना एक दिन हमारी बेटी बहुत बड़ी अफसर बनकर हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन करेगी। मैं न कर सका तो क्या हुआ, मेरी बेटी अवश्य मेरे अधूरे सपने को पूरा करेगी। विमलेश की जो इच्छा उसके गृहस्थी के बोझ तले दबकर कई वर्ष पहले ही स्वाहा हो चुकी थी, उसे अब वह अपनी बेटियों प्रिया और रिया को अफसर बनाकर पूरा होते देखना चाहता था। वह बचपन से ही अपनी दोनों बेटियों को चैंपियन के रूप में देखता था और उसे कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा था। परंतु नियति ने उसे अपने परिवार से दूर किसी दूसरी दुनिया में भेजने का सोच रखा था। अपने अधूरे सपने के साथ उसे अपनी बेटियों को उसके बाल अवस्था में ही छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो जाना पड़ा। जब से सासू माँ ममता ने अपना बेटा खोया है, तब से उनका स्वभाव और भी सख्त हो गया था। बिना बात के भी वह अपना सारा गुस्सा आरती पर उतार दिया करती थी, और वह बेचारी बिना जवाब दिए एक संस्कारी बहू की तरह उसकी कही पर हर बात को सिर झुकाकर बस सुनती रहती थी। सासू माँ की बोली कड़वी जरूर थी, परंतु वह दिल से बुरी नहीं थी। हमेशा अपने घर परिवार की उसे चिंता रहती थी। इसी वजह से वह इस प्रकार के कड़वे बोल बोला करती थी। इस प्रकार की सोच को अपने हृदय में स्थान देकर वह अपना दर्द कुछ कम करने के प्रयास में हमेशा लगी रहती थी। परंतु सासू माँ के वचन रूपी कठोर प्रहार से कभी कभी उसका मन ना चाहते हुए भी बुरी तरह से आहत हो जाया करता था। जब विमलेश जिंदा था तब तो आरती अपनी सासू माँ की कड़वी बातों को सुनकर अपने पति के सामने रो धोकर अपने दिल को हल्का कर लिया करती थी। परंतु विमलेश के जाने पर आरती इन कठोर वचनों को सहने में स्वयं को काफी असहाय असमर्थ महसूस करने लगती थी। किराने की दुकान चलाने वाला विमलेश यद्यपि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था,
परंतु वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, साथ ही अपने दोनों बच्चियों को अच्छी तालीम देना चाहता था। वह प्रायः अपनी इसी सोच का जिक्र आरती से करता रहता था। दुकान पर बैठा बैठा वह नित्य अपनी बेटी के लिए उसके उज्जवल भविष्य के ख्वाबों को बुनता रहता था। परंतु बिमलेश के नहीं रहने पर अब घर, सास व बच्चियों का सारा दायित्व आरती पर ही आ गया था। आरती की शादी के कुछ ही साल बीते थे, या यूं कहें कि अभी उसका यौवन फूलों की तरह खिलकर सुगंध बिखेरना प्रारंभ ही किया था। उसका चंचल मन व झील सी आंखों ने अभी भविष्य के सुनहरे सपने सजाने शुरू ही किए थे। तभी अचानक किसी ने अपनी गाड़ी की तेज रफ्तार से उसके पति को कुचलकर उसके सारे सपनों को लहूलुहान कर चला गया। पति के एक्सीडेंट व मौत की खबर ने तो उस वक्त आरती के पैरों तले से जमीन ही खींच ली थी। वह बदहवास बार बार अपने पति को याद कर मूर्छित हो जाती थी। कुछ दिनों तक उसे ना अपना होश था, ना अपने दोनों बेटियों का। बस चुपचाप वह घर के किसी कोने में निर्जीव वस्तु के समान पड़ी रहा करती थी। जिन बेटियों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, उसकी भी उन दोनों दिनों उसे कोई चिंता नहीं रह गई थी। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब उसने अपनी बेटियों को अपने पिता को याद कर रोते देखा, तब वह शोक रूपी गहरी निद्रा से जाग पाई और उसने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर स्वयं से प्रतिज्ञा की कि अब वह कभी भी अपनी बेटियों की आंखों में दुख के आंसू नहीं आने देगी। उसे वह उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसका सपना उसने और उसके पति बिमलेश ने मिलकर संजोए थे। बिमलेश के जाने के बाद सफेद साड़ी को धारण किए हुए आरती किसी देवी से कम नहीं प्रतीत होती थी। उसका शांत स्वभाव और निश्चल आंखें किसी को भी अपनी ओर अनायास आकर्षित कर लेते थे। खूबसूरत चेहरा, नयन सागर से भी गहरा, और मुस्कान ऐसी थी जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे रेत पर पड़ी हुई ओस की सौम्य बूंदें हों। मुखरे पर ऐसा तेज जो सारे संसार में उजाला फैला दे। उस घर में वह ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो एक गरीब परिवार में कोई बहुमूल्य रत्न हो। उसकी सुंदरता का बयान गांव के कई नौजवान पहले भी अक्सर पीठ पीछे किया करते थे, पर जब से उसके पति की मृत्यु हुई तब से तो उन सब ने किसी न किसी बहाने उसके घर के आसपास उसकी एक झलक पाने के चक्कर भी लगाने शुरू कर दिए, ताकि किसी तरह शादी के लिए उससे हामी भरवा ली जाए। नौजवान तो उसे अपना बनाने के लिए इस कदर तैयार थे कि उन्हें उनकी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी लेने तक में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ पुरुष रूपी समाज के ठेकेदार उसे अबला समझकर उसका पुनः विवाह करवा देने के लिए उत्सुक थे, तो कई उसकी खूबसूरती पर मर मिटने को किसी भी कीमत पर तैयार नजर आ रहे थे। परंतु इन सब के बीच किसी ने उसके दुख को सहानुभूति भरे मृदुल वचनों से कम करने की कोशिश नहीं की, अपितु सबने हमेशा अपने स्वार्थ सिद्धि को ही प्रमुखता दी। शायद वे सब यह भूल गए कि स्त्री तो साक्षात ममता की मूरत होती है। वह सहृदय नहीं होती, जरूरत पड़ने पर उसका चंडी रूप उसकी रक्षा के लिए पर्याप्त होता है। आरती भी इसका जीता जागता उदाहरण थी। उसने भले ही अब तक कभी अपनी सील का परित्याग नहीं किया, किंतु समाज से कठोर संघर्ष करने का निश्चय उसने मन ही मन में अवश्य कर लिया था। यद्यपि वह दो बच्चियों की माँ थी, बावजूद इसके उसकी खूबसूरती नई नवेली दुल्हन को भी मात देने के लिए काफी थी। उसकी शादी कम ही उम्र में विमलेश से करा दी गई थी, अतः दो बच्चों के हो जाने के बावजूद भी उसने अभी तक तीसरे बसंत का भी आनंद नहीं लिया था। जिस उम्र में आज कल पढ़े लिखे घर की बेटियां हर चिंता से मुक्त होकर अपनी पढ़ाई, स्वास्थ्य व खेल कूद में समय व्यतीत करती हैं, उस उम्र में आरती के घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी व एक माँ के कर्तव्य को भली भांति निभाना रही थी। विमलेश के जाने के बाद अब परिस्थितियां पहले जितनी आसान नहीं थीं। आरती भी इस बात को अच्छी तरह समझती थी। पुरुष प्रधान समाज में अकेली अबला नारी का अपने बच्चों को अच्छी परवरिश व अच्छी शिक्षा देना सबसे बड़ी चुनौती होता है। यह बात वह कुछ ही दिनों में लोगों के व्यवहार से अच्छी तरह समझ चुकी थी। अतः आरती ने अपने सारे हौसले को इकट्ठा कर इस चुनौती भरे परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ ही दिनों में उसने दुकान और घर दोनों के कामों में पूरी तरह से खुद को सौंप दिया, परंतु उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर आते जाते आसे को अमन चले प्रकृति के लोग
उससे अक्सर कहते थे। मंचलों की बातों को सुनकर शुरुआती दिनों में तो आरती काफी आहत हो जाया करती थी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आरती मानसिक रूप से सुदृढ़ होती चली गई। अब उस पर गांव के उन मंचलों की ओछी बातों का असर पड़ना भी काफी कम हो गया था। साथ ही कठिन परिस्थितियों ने आरती को इतना कठोर बना दिया कि अब वह उन मंचलों को अपने बेबाक शब्दों से चोटिल कर देने में भी अब सक्षम हो चुकी थी। पति की मृत्यु के बाद आरती अकेले ही घर की पूरी जिम्मेदारी संभाला करती थी। खाना बनाने से लेकर दुकान पर बैठने तक का सारा काम वो खुद ही किया करती थी। घर के एक अच्छे बेटे की तरह ही वह सारे फर्ज को काफी अच्छी तरह से निभाया करती थी। परंतु इन सब कामों के बदले दो मीठे बोल नहीं अपितु हमेशा ही सगे संबंधियों व खासकर सासू माँ से उसे कड़वे बोल ही सुनने को मिलते थे। इतना ही नहीं, अक्सर ही उसे दुकान में कुछ ग्राहकों की बुरी नज़रों से अपने आप को बचाने का भी प्रयास करते रहना पड़ता था। कुछ तो उसे अकेली अबला समझकर उसका मददगार बनने का प्रलोभन देकर उसके आत्मसम्मान तक का सौदा कर लेना चाहते थे। परंतु अकेली होने के बावजूद भी आरती जहाँ एक और भारतीय नारियों की परंपराओं को बखूबी निभाया करती थी, वहीं दूसरी ओर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह संभालने में भी कोई कसर नहीं रखती थी। यद्यपि उसे पता था कि किसी भी परिस्थिति में उसकी बातों पर विश्वास न कर तो उसकी सासू माँ करेंगी और ना ही समाज के अन्य लोग। फिर भी अपनी बच्चियों और अपने घर के लिए वह हर परिस्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर चुकी। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है। जीवन में विपत्तियां कभी न कभी सभी को सहनी पड़ती हैं, परंतु जीवन में भले ही संकट कितना भी आए, जो व्यक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है, जो कष्टों का साहस के साथ सामना करता है और जो अपने कर्म को ही जीवन की सफलता का स्रोत मानकर अपने प्रयत्न, परिश्रम और साहस से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जाता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। इतने दिनों में विमलेश के साथ समय व्यतीत करने पर आरती भी अब तक इन बातों को अच्छी तरह समझ चुकी थी। अतः उसने निश्चय कर लिया कि वह बिना निराश हुए, बिना समय गवाए अथक प्रयास कर सफलता की रोशनी से अपने व अपने बच्चियों के जीवन को एक ना एक दिन निश्चित ही प्रकाशित करेगी। सबको यह अवश्य बतलाएगी कि सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि बेटियां भी सर्वसम्मानित से कुलदीपक की उपाधि ग्रहण कर सकती हैं। परंतु यह सब सोचना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। यह बात आरती भली भांति जानती थी। पुरुष प्रधान समाज में अकेली अबला नारी का अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को पाल पोसकर कामयाबी के शिखर तक पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अतः उसने स्वयं से दृढ़ संकल्प किया कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी बेटियों को उनकी मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगी। दुख ने जैसे उसे हिमालय की तरह दृढ़ और समुद्र सा गंभीर बना दिया था। अब उसे गांव वालों की बेतुकी बातों से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, परंतु गांव के मंचलों व इज्जत के ठेकेदारों के द्वारा बिमला के कान भर दिए जाने पर वह बिना सच की पड़ताल किए हर बार आरती को ही दोषी मान अपने कड़वे शब्दों के बाण से उसके हृदय को छलनी कर दिया करती थी। साथ ही एक विधवा को समाज में कैसे रहना चाहिए उसके सैकड़ों तौर तरीकों को बताना प्रारंभ कर देती थी। उसकी नज़रों में हर स्थिति में आरती ही गलत हुआ करती थी, जिसकी वजह से आरती कभी कभी अपने जीवन से काफ़ी निराश हो जाती थी, या यूं कहें कि सासू माँ द्वारा की दिए जा रहे कड़वे बोल नित्य उसके चांद रूपी खूबसूरत मुखड़े पर उदासी रूपी ग्रहण लगाने के लिए काफी थे। दिन रात आरती की तरह कठिन मेहनत करके अपने कर्तव्य का निर्वाह यदि किसी के भी घर का बेटा करता तो शायद घर और बाहर वाले उसे सुपुत्र अथवा कुलदीपक की उपाधि कब का दे दिए होते। परंतु एक नारी उस पर भी बेटा नहीं अपितु बेटी को जनने वाली बहू भला संकुचित मानसिकता वाले लोगों की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त कर सकती थी। अतः दिन रात अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी दो अच्छे बोल सुनने के बजाय हमेशा ही उसे कड़वे वचन रूपी विष को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। आरती की बड़ी बेटी प्रिया अब लगभग 14 बरस की हो चुकी थी और दूसरी बेटी रिया भी अब लगभग 11 वर्ष की थी।
एक ओर प्रिया जहाँ पढ़ने लिखने में काफी तेज थी, वहीं दूसरी ओर रिया खेल कूद व कराटे में काफी होशियार थी। स्कूल के अध्यापक और प्रधान अध्यापक सब उन दोनों से काफी प्रसन्न रहा करते थे। प्रिया अपनी कक्षा में हर वर्ष प्रथम आती थी। उसके स्कूल के प्रधान अध्यापक तक उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। आरती के अलावा प्रिया के वर्ग शिक्षक भी उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा उसे प्रोत्साहित किया करते थे। प्रिया भी अपनी माँ और अपने शिक्षकों को निराश नहीं करना चाहती थी। अपनी माँ व स्वर्गवासी पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वह दिन रात एक कर अपनी पढ़ाई में लगी रहती, जिसे देखकर उसकी दादी प्रायः उससे कहा करती थी, पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मेहनत और समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, जब तुम बेटियों को शादी के बाद घर गृहस्थी व चूल्हा चौका ही संभालना है। इतना समय यदि तुम घर के कामों को सीखने में लगा दो तो तुम्हारे होने वाले ससुराल में कम से कम हमारी नाक तो नहीं कटेगी, अन्यथा वहां तो सब यही कहेंगे कि मायके वालों ने कैसे संस्कार दिए हैं, अब तक क्या सिखाया है। दादी की इन बातों को सुनकर जहां प्रिया प्रायः चुप्पी साध लिया करती थी, वहीं रिया अपनी बेबाकी भरे बोलों से पढ़ाई के महत्व को बताते हुए दादी को चुप होने पर मजबूर कर दिया करती थी। वैसे तो आरती की दोनों बेटियां अपनी माँ की ही छवि थी, परंतु बड़ी बेटी जहाँ स्वभाव में काफी सहनशील और संस्कारी थी, वहीं दूसरी बेटी रिया स्वभाव से उग्र व थोड़ी मनचली प्रकृति की थी। ममता यदि आरती को कुछ उल्टा सीधा कहती तब तो रिया का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाया करता था। इतना ही नहीं, आरती के लाख मना करने पर भी वह कुछ न कुछ ऐसा दादी को अवश्य कह दिया करती थी, जिससे ममता जी पूरी तरह से गुस्सा होकर सबसे मुंह फुलाकर खाना पीना तक त्याग दिया करती थी। परंतु आरती भी अपनी सासू माँ को मनाने में कभी कोई कसर नहीं रखती थी। हर बार वह अपनी निश्चलता और प्यार भरे बोलों से ममता को मना ही लिया करती थी, चाहे इसकी कीमत उसे रिया को डांट फटकार कर लगाकर ही क्यों न चुकानी पड़ती हो। रिया का यह गुस्सैल स्वभाव कभी कभी आरती को उसकी अत्यधिक चिंता करने पर मजबूर कर देता था। प्रिया और रिया एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करती थीं, दोनों ये साथ साथ ही स्कूल के लिए घर से निकलती थीं और एक साथ ही पुनः वापस घर लौटा करती थीं। आज प्रिया को परीक्षा में प्रथम आने की खुशी में पुरस्कार दिया गया था, अतः दोनों बहनें काफी खुश थीं। अपनी खुशी को वे जल्द से जल्द अपनी माँ के साथ बांटना चाहती थीं, अतः दोनों तेजी से घर की तरफ आ रही थीं। अचानक गांव के कुछ मनचले प्रिया के रास्ते को रोककर उसे छेड़ने की कोशिश करने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे प्रिया, तुम्हारे हाथों में यह किस चीज का पैकेट है? क्या तुमने फिर से कोई पुरस्कार जीता है? दूसरे मनचले ने, अरे ऐसे पुरस्कार तो मैं रोज तुम्हें लाकर दे दिया करूंगा, बस तुम एक बार मुझसे ब्याह करने के लिए हाँ तो बोल कर देखो। फिर क्या था? प्रिया तो बेचारी चुपचाप खड़ी रह गई, परंतु कराटे में चैंपियन रिया ने उन मनचलों को इस प्रकार धमकाया कि दोनों उसके उग्र रूप को देखकर पतली गली होकर तेजी से निकल गए। प्रिया रिया को समझाते हुए कहती है, यूं बात बात में सबसे उलझ जाना बिल्कुल सही नहीं है। यदि यह सब बात घर पर दादी को पता चल गई फिर तो हम दोनों की सामत आ जाएगी। रिया, घर की बात घर में देख लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो दीदी। दादी के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। प्रिया, यह तुम क्या बोले जा रही हो? आखिर वह हमारी दादी माँ हैं, उन्हें हमारी फिक्र है, इसलिए वह हमें समझाया करती हैं। रिया, मेरी भोली दीदी, तुम कुछ नहीं समझती हो। वो तो हमें सिर्फ घर का बोझ मानती हैं, पता नहीं माँ कैसे उन्हें अब तक सहती आई हैं। प्रिया, माँ का सोच कर तो मुझे भी काफी बुरा लगता है, ठंडी आंखें भरते हुए कहती है। चलो अब जल्दी से घर चले, इन मनचलों की वजह से पहले ही काफी देर हो गई है। ना जाने अब तक दादी ने हमारी वजह से माँ को क्या क्या सुनाया होगा। आपस में बातें करते हुए दोनों जैसे ही घर तक पहुंचती हैं, अपनी माँ को दरवाजे पर इंतजार में खड़ा पाती हैं। तुम दोनों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दादी माँ की काफी समय से तुम दोनों की राह देखते देखते अभी ही अपने कमरे में गई हैं। प्रिया अपनी माँ को रास्ते वाली घटना के बारे में बताकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने बात को बदलते हुए अपनी माँ से कहा, मेरी 10वीं का परिणाम आ गया है और माँ, मैं पूरे राज्य में प्रथम स्थान आई हूँ। कल मुझे स्कूल और मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा।
तुम चलोगी ना माँ? मैं चाहती हूँ कि तुम उस वक्त वहाँ मेरे साथ रहो। अपनी बेटी का पूरे राज्य में प्रथम आना आरती के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अतः इस बात को सुनकर उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिलखिला उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। जिस ख्वाब को अपने दिल में बसाए बस दिन रात मेहनत कर रही थी, आज उसका वह सपना साकार होता नजर आ रहा था। वह सबसे पहले प्रिया को गले से लगाकर उसके माथे को चूम लेती है और पुनः उसका मुंह मीठा करवाने के लिए रसोई घर के डब्बे में कुछ ढूंढने लगती है। इतने में मास्टर जी मिठाई का डब्बा हाथों में लिए वहां पहुंच जाते हैं और प्रिया की माँ को प्रिया की जीत की बधाई व मिठाई से भरा डिब्बा देते हुए पूरे परिवार को, खासकर ममता को, पुरस्कार वितरण समारोह में आने का निमंत्रण देते हैं। ममता चाची अब तक कभी भी इस तरह के समारोह में नहीं गई थी, अतः वहां जाने में हिचकिचाहट महसूस करते हुए बहाना बनाकर उससे बचना चाहती थी। परंतु जब मास्टर जी ने उनसे विनम्र निवेदन करते हुए आने की जिद की, तब वह कुछ आनाकानी के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। समारोह में पहुंचते ही प्रिया के साथ साथ उनकी दादी आरती और रिया का स्वागत भी वहां पहले से मौजूद सभी गांव वालों और शिक्षकों ने काफी शानदार तरीके से किया। अब तक के जीवन काल में ममता जी खुद को इतना अधिक सम्मानित कभी महसूस नहीं कर पाई थीं। अतः वह मन ही मन काफी खुश और थोड़ी सी आश्चर्यचकित थी। परंतु बहू को उनकी मना स्थिति उनकी खुशी का पता न चल जाए, इसलिए वह गंभीरता का मुखौटा मुख पर चढ़ाकर स्कूल के अहाते की सजावट को देखने में स्वयं को व्यस्त दिखाती हैं। मंच पर लगाए गए फूलों की सुंदरता और अतिथियों के बैठने के लिए लगाए गए शानदार कुर्सियों की काफी आकर्षक लग रहे थे। इतना भव्य समारोह आज से पहले आरती ने कभी नहीं देखा था, अतः वहां स्थित हर एक चीज उन्हें आश्चर्य में डाल रही थी। कुछ ही समय के बाद पुलिस की टुकड़ियों के साथ मुख्यमंत्री का वहां पदार्पण होता है। उनके आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा वातावरण गूंज उठता है। जैसे ही मुख्यमंत्री मंच पर आते हैं, वैसे ही वहां मौजूद सारे विद्यार्थियों का चेहरा खुशी से खिल जाता है। चूंकि इस तरह के किसी भी समारोह में ममता जी व उनके परिवार को अब तक शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था, अतः वे सब समझ नहीं पा रही थीं कि अब आगे वहां और क्या क्या होने वाला। अवसर नहीं मिला था। कुछ ही क्षणों के बाद प्रिंसिपल ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रिया को मंच पर सम्मान पूर्वक बुलाया और मुख्यमंत्री को उससे परिचित करवाया तथा उसके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने प्रिया की प्रशंसा करते हुए पुरस्कार स्वरूप उसको 1 लाख का चेक उसे दिया, साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देने की भी घोषणा की। पुरस्कार मिलते ही वहां का पूरा वातावरण एक बार फिर से लोगों की तालियों से गूंज उठा। जिला स्तर व ग्राम स्तर पर भी उसे अन्य कई पुरस्कार दिए गए। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रिया जैसी बेटी पर हमें और हमारे पूरे प्रदेश को गर्व है, तब आरती की खुशी का ठिकाना नहीं था। यद्यपि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, परंतु ये आंसू उसकी खुशी व गर्व के आंसू थे, जो अब तक के उसके आंसुओं से बिल्कुल ही जुदा थे। जब माइक पर मुख्यमंत्री के द्वारा प्रिया से पूछा गया कि वह अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेगी, तब उसने कहा, जब मैं निराश होती थी और मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तब मेरी आंखों के सामने मेरे स्वर्गवासी पिता का सपना और उन सपनों को सफल बनाने के लिए मेरी माँ जी की जी तोड़ मेहनत मुझे दिखाई देती थी। उसके बाद मैं खुद को परिश्रम करने से रोक नहीं पाती थी, अतः मैं अपनी माँ के त्याग और तपस्या, उसकी जी तोड़ मेहनत और मेरे पिता के सपने को अपनी सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। प्रिया की बातों को सुनकर मुख्यमंत्री सहित वहां मौजूद सभी वरिष्ठ लोग प्रिया की सोच पर गर्व महसूस कर रहे थे। प्रिया की सोच को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रिया की मां और उनके शिक्षकों को भी प्रिया की इस बेहतरीन सफलता के लिए धन्यवाद दिया। अंत में जब उन्होंने प्रिया के परिवार से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तब प्रधान अध्यापक ने उनके परिवार को मंच पर आने का आमंत्रण दिया। उन सब के मंच पर आते ही उस प्रदेश के वहां मौजूद हर एक व्यक्ति ने तालियों से उनका स्वागत किया। जीवन में पहली बार आज ममता जी को प्रिया की वजह से इतना सम्मान मिला था, अतः आज पहली बार प्रिया को पोती के रूप में प्राप्त कर वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही थीं। साथ ही मन उसके प्रति अपने व्यवहारों को याद कर पश्चाताप की आग में
जल भी रही थीं। इतना सम्मान उन्हें अब तक कभी भी उनके घर के चिराग, उनके अपने बेटे के द्वारा भी प्राप्त नहीं हुआ था। जिस बहू व पोती को वह प्रायः हर दिन कोसती रहती थीं, उनकी वजह से ही आज उसे लोग इतना सम्मान दे रहे हैं। यह सोच सोच कर उसे काफी आत्मग्लानि होने लगी थी। मंच से नीचे आते ही आरती की सासू माँ ने तुरंत घर जाने की इच्छा व्यक्त की। वह थोड़ी परेशान और चिंतित लग रही थीं। अतः रिया के साथ साथ आरती को भी उसे देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह प्रिया को पुरस्कार मिलने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। शायद इसी वजह से घर जाने की जिद कर रही हैं। परंतु उस वक्त उसे रोकना भी आरती को सही नहीं लगा। वैसे भी समारोह खत्म होने ही वाला था, अतः उसने उन्हें घर भेजने का प्रबंध कर दिया। घर पहुंचते ही ममता अपने पड़ोसियों के सवालों का बिना कुछ जवाब दिए तेजी से घर के अंदर चली जाती और दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेती हैं। ममता के बदले हुए इस रूप को देखकर आसपास के लोग काफी आश्चर्यचकित थे। वे सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ममता को आज हो क्या गया है। अपने स्वभाव के विपरीत आज वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। हमेशा पड़ोसियों की बातों को प्राथमिकता देने वाली, हमेशा उनकी बातों पर अमल करने वाली ममता आज बिना उनके सवालों का जवाब दिए अपने आप से ही सवाल करने में लगी हुई थी। उसका अंतर मन पश्चाताप की आग में बुरी तरह से जल रहा था। वह अपनी बहू और पोतियों से नजरें कैसे मिला पाएगी, कैसे उन सबके सामने गर्व से अपने सर को उठाकर चलेगी। इस तरह के अनेकों सवाल उसके हृदय पटल पर बार बार दस्तक देकर उसे परेशान कर रहे थे। आत्मग्लानि के अथाह जल में वह लगातार डूबती ही चली जा रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगे अपने बेटे की तस्वीर पर पड़ी और वह सोचने लगी कि अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी, किस मुंह से उसके पास जाऊंगी, उससे कैसे कहूंगी कि मैंने किस कारण से अपने प्राण को त्यागा है। यह सब बात जानकर उसे कितनी तकलीफ होगी और अब तक के अपने कर्मों के विषय में उस ईश्वर को क्या हिसाब दूंगी। अंतर मन में उठे इस तरह के अनेकों सवालों के बीच वह बुरी तरह उलझती जा रही थी। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इस स्थिति में वह क्या करे। इधर दादी का उतरा हुआ चेहरा, वह समारोह खत्म होने से पहले ही जिद करके घर चले जाना रिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। घर लौटते वक्त रास्ते में उसने अपनी माँ से कहा, अब तो तुम समझ गई ना माँ कि दादी हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यदि वह हमें थोड़ा भी प्यार करती तो इस समारोह को बीच में छोड़कर कभी घर जाने की जिद नहीं करती। उन्हें तो बस पोता चाहिए था, जो नालायक और निकम्मा ही क्यों ना होता। आरती बोली, यह तुम क्या बोले जा रही हो रिया। वह तुम्हारी दादी माँ है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। रिया, पर माँ तुम सब कुछ जानकर भी इस तरह से अनजान कैसे बन सकती हो। माना कि वह हमारी दादी माँ है, पर वह हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। यह तुम भी अच्छे से जानती हो। उन्हें तो बस अपने कुल के लिए कुल दीपक चाहिए था, फिर हम पोतियां भला उन्हें कैसे अच्छे लग सकते हैं। प्रिया को बढ़ता देख अपने उपहार वाले एक खास डिब्बे को खोलकर रिया को दिखाते हुए कहती है, देखो रिया, यह कितना सुंदर संदेश देता हुआ तोहफा है। रिया सारी बातों को भूलकर उत्सुकता पूर्वक पूछती है, क्या है इसमें दीदी। रिया, गांधी जी के 3 बंदर हैं इसमें। जानती हो ये तीनों हमें क्या शिक्षा देते हैं। रिया कहती है, हमसे क्या कहते हैं दीदी। प्रिया, गांधी जी के ये तीनों बंदर हमसे कहते हैं कि ना तो हमें बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए और ना ही कभी कुछ बुरा बोलना चाहिए। कभी कुछ बुरा बोलना चाहिए और ना ही कभी कुछ बुरा सुनना चाहिए। प्रिया की बातों को सुनकर आरती और रिया दोनों ही सारी बातों को भुलाकर हंसने लगती हैं। इस तरह तीनों खुशी खुशी सारे उपहार को लेकर घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही आरती ने देखा उनके आंगन में आसपास के लोगों और सगे संबंधियों की भीड़ जमा है। इस तरह के दृश्य को देखकर किसी अनहोनी की आशंका को सोचकर आरती काफी घबरा जाती है और बिना किसी से कुछ बात किए माँ जी कहते हुए तेजी से घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती है। समारोह के समय भी उसने अपनी सासू माँ को काफी चिंतित देखा था, अतः वह मन ही मन उन्हें अकेला घर भेजने के लिए स्वयं को दोषी मानते हुए जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है, वैसे ही अपनी सासू माँ को हाथों में आरती की थाल लिए देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। उसके बाद बाहर आंगन से ढोल नगाड़ों की गूंज आरती के कानों में पड़ती है। सारे सगे संबंधी व गांव के कुछ लोग खुशी से झूमते हुए नजर आते हैं।
वे सब प्रिया का स्वागत फूलों की माला व गुलाल उड़ाकर करते हैं। बाहर से जैसे ही सब प्रिया व रिया के साथ कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, ममता को अपनी बहू की आरती उतारते व कहते हुए सुनते हैं कि मुझे तो ईश्वर ने बहू और पोतियों के रूप में 3 कुल दीपक दिए हैं, परंतु मैं ही पोते के मोह में इतनी अंधी हो चुकी थी कि कुछ देख नहीं पा रही थी। परंतु अब मैंने निश्चय किया है कि पश्चाताप की आग में स्वयं को जलाने के बदले में खुद में सुधार करूंगी। बीती बातों को याद करके दुखी होने के बदले अपने आने वाले भविष्य को तुम सबके साथ मिलकर खूबसूरत बनाऊंगी। क्या तुम मेरा दीपक बनकर मेरे मन के अंधकार को दूर करने में मेरा साथ दे पाओगी? अब तक मेरे किए गुनाहों के बदले मुझे माफ कर पाओगी? यदि तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम पिछली सारी बातों को भुलाकर पहले मेरे गले से लग जाओ। आरती तो ना जाने कब से इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी और आज सासू माँ की बातों को सुनकर वह इतनी भावुक हो गई कि उसकी आंखों से अनायासी आंसुओं की बरसात होने लगी। बिना एक भी पल देरी किए वह अपनी सासू माँ के गले से लग जाती है। रिया और प्रिया सहित गांव के सभी लोग इस दृश्य को देखकर काफी प्रसन्न हो रहे थे। आरती के द्वारा अपने कर्तव्य का बेहद सच्चाई के साथ निर्वहन करने तथा प्रिया के कठिन मेहनत व उसके कारनामे को देखकर अब उस गांव में कोई भी बेटी होने पर मातम नहीं मनाता था, बल्कि वो सब अपनी बेटियों को प्रिया जैसा बनते देखना चाहते थे। गांव की सोच को बदलते देख आरती काफी खुश थी। उसे अपनी बेटियों पर नाज था। उसकी बेटियों ने न केवल उसके पति का सपना पूरा किया बल्कि लोगों की सोच में भी बदलाव ला दिया। यह महसूस कर आरती फूली नहीं समा रही थी। पहली बार वह धीरे से मुस्कुराकर अपनी सासू माँ से पूछती है कि क्या अब भी आपको पोते की कमी महसूस हो रही है? सासू माँ मुस्कुराकर अपनी दोनों पोतियों को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, मैं गलत थी, लेकिन अब मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि यदि बेटियों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए तो वह कुलदीपक से भी किसी भी मामले में कम नहीं है। अपनी योग्यता और सफलता की रोशनी से वे घर आंगन को, अपने कुल को निश्चिंत ही प्रकाशित करने की काबिलियत रखती हैं। ममता जी की बातों को सुनकर रिया और प्रिया के साथ साथ आरती ने भी उनकी सोच में आए इस नए बदलाव का ताली बजाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।